विज्ञान यानी केमिस्ट्री की दुनिया में इस अद्भुत और जादुई नक्शे को ही हम आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल कहते हैं। करेक्ट। ये किसी प्रयोगशाला की दीवार पर टंगा कोई साधारण सा चार्ट नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड के निर्माण का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। मतलब जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं ना, हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि हमारा खुद का शरीर, वो सब इसी नक्शे के निवासियों से मिलकर बनाए। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी नक्शे की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो आज के नोट्स और स्रोत है ना, उनमें इस पूरी व्यवस्था के 15 सबसे अहम कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर ये नक्शा काम कैसे करता है। खास तौर पर अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों का रट्टा मारना नहीं है। हाँ, रट्टा मारना तो वैसे भी कभी काम नहीं आता विज्ञान में। एकदम सही। हम उस विज्ञान और तर्क को डिकोड करेंगे जो इस पीरियोडिक टेबल को चलाता है। क्योंकि एक बार जब आपको क्यों और कैसे समझ में आ जाता है ना, तो फिर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्विक रिवीजन अपने आप हो जाता है। ये बहुत ही सही अप्रोच है। विज्ञान में ना हमेशा क्यों का उत्तर ही सबसे बड़ी कुंजी होती है। जब हम इसके पीछे की कहानी समझ लेंगे तो ये टेबल एक बोरिंग चार्ट के बजाय एक जीता जागता शहर लगने लगेगा। तो इससे पहले कि हम इस शहर की गलियों और मोहल्लों में खो जाएं, हमें ये जानना होगा कि इस पूरे शहर को बसाने वाला असल नियम क्या है। इस नक्शे को आखिर किस आधार पर बनाया गया है। अगर हम थोड़े इतिहास में जाएं तो मेंडलीफ और उनके दौर के जो शुरुआती वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी उनके वजन के आधार पर व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। अच्छा, तो वजन के हिसाब से? हाँ, उन्हें लगा कि तत्वों का भारीपन ही उनकी असली पहचान है। लेकिन जैसे जैसे नए तत्व खोजे गए, ये व्यवस्था चरमराने लगी। हाँ, कई जगहों पर ये नियम फेल हो रहा था। तो फिर बदलाव कैसे आया? फिर 1913 में एक युवा और बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक आए, हेनरी मोसले। उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, जिसने पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और ये आधुनिक नियम कहता क्या है? नोट्स के हिसाब से ये कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, बल्कि उनके परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। बिल्कुल सटीक। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। मेरी नजर में ये वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में किताबों को उनके भारीपन के बजाय उनके खास आईडी नंबर के आधार पर व्यवस्थित करना। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। मतलब सोचिए ना, अगर हम किताबों को वजन के हिसाब से सजाएं तो कुकिंग की कोई भारी किताब के ठीक बगल में क्वांटम फिजिक्स की भारी किताब आ जाएगी। वो तो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा। एकदम सही कह रही हैं आप। आपकी लाइब्रेरी वाली एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि मोसले ने पहचाना कि ये जो आईडी नंबर है ना, ये कोई मनमाना या रैंडम नंबर नहीं है। तो फिर ये नंबर असल में है क्या? ये परमाणु क्रमांक, जिसे हम Z अक्षर से दर्शाते हैं, ये असल में किसी तत्व के नाभिक यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या है। अच्छा, तो द्रव्यमान को छोड़कर क्रमांक को क्यों चुना गया? मतलब वजन में आखिर क्या बुराई थी? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही किसी तत्व की असली आत्मा होती है। द्रव्यमान आपको धोखा दे सकता है। धोखा दे सकता है? वो कैसे? देखिए, एक परमाणु अपने अंदर न्यूट्रॉन बढ़ा सकता है, जिससे उसका वजन तो बढ़ जाएगा, जिन्हें हम आइसोटोप कहते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन खो सकता है और आयन बन सकता है। ओह, समझ गए। हाँ, तो वजन तो बदल सकता है, लेकिन अगर उसके प्रोटॉन की संख्या बदल गई ना, तो वो तत्व ही पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसे कार्बन हमेशा कार्बन रहेगा क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन है। अगर उसमें 7 प्रोटॉन आ गए तो वो नाइट्रोजन बन जाएगा। एकदम सही। ये एक ऐसी पहचान है जिसे आप बदल नहीं सकते। यानी नींव बिल्कुल पक्की हो गई। प्रोटॉन की संख्या ही असली आईडी है। अब इस नियम को समझने के बाद अगर मैं इस ग्रिड को देखूं तो इसमें मुझे कुछ आड़ी और कुछ खड़ी रेखाएं दिखती हैं। इसका आर्किटेक्चर क्या है? तो चलिए आवर्त और समूहों यानी पीरियड्स और ग्रुप्स की बात करते हैं। हाँ, ग्रिड में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जो बाएं से दाएं जाती हैं, जिन्हें आवर्त कहा जाता है, और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। बिल्कुल। जब हम इस टेबल को बाएं से दाएं देखते हैं तो हम एक आवर्त या पीरियड में चल रहे होते हैं। ये जो 7 आवर्त हैं, ये असल में ये बताते हैं कि किसी तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, यानी कितनी कक्षाएं हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। शेल से आपका क्या मतलब है? आप इसे एक शहर के विस्तार की तरह समझ सकते हैं। जैसे जैसे शहर बड़ा होता है ना, उसके बाहर नई रिंग रोड बनती जाती हैं। आउटर रिंग रोड, करेक्ट। हाँ, तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहले आवर्त में सिर्फ एक शेल या एक रिंग रोड होती है, दूसरे में 2, और इसी तरह 7वें आवर्त तक 7 शेल्स होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम टेबल में नीचे जाते हैं, परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन की नई परतें चढ़ती जाती हैं और उसका आकार बड़ा होता जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो आवर्त हमें परमाणु की सीमाएं बताती
पाते हैं, लेकिन फिर ये 18 समूह या ग्रुप्स क्या है जो ऊपर से नीचे आते हैं? अगर मैं किसी एक कॉलम को ऊपर से नीचे तक देखूं तो उनमें आपस में क्या समानता है? समूह या ग्रुप्स ना इस पूरी आवर्त सारणी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक ही समूह के सभी तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रुकिए, मुझे यहाँ आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये शब्द बहुत भारी लग रहा है। एक आम इंसान या परीक्षा की तैयारी करे छात्र के लिए इसका सीधा सा क्या मतलब है? बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, किसी भी परमाणु के अंदर कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल में होते हैं ना, एकदम आउटर मोस्ट शेल में, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अच्छा, जो सबसे बाहर है। हाँ, आप इन्हें किसी देश के राजनयिक या एम्बेसडर की तरह समझ सकती हैं। जब दो परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन एकदम सुरक्षित रहते हैं। सिर्फ सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ओह, मतलब ये बाहरी इलेक्ट्रॉन ही तय करते हैं कि वो परमाणु बाहरी दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करेगा। एकदम परफेक्ट, क्योंकि एक समूह के सभी तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल एक जैसी होती है, इसलिए वे बाहरी दुनिया के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक परिवार की तरह। मतलब उनके रासायनिक गुण काफी हद तक समान होते हैं। जी हाँ। तो ये तो बहुत ही तार्किक व्यवस्था है। आवर्त बताते हैं कि शहर कितना बड़ा है और समूह बताते हैं कि वहाँ रहने वाले लोगों का पेशा या स्वभाव क्या है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समराइज किया आपने। अब इस ग्रिड को अलग अलग मोहल्लों में कैसे बांटा गया है? नोट्स में पूरी सारणी को 4 मुख्य ब्लॉकों में बांटा गया है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हाँ, और ये विभाजन इस आधार पर है कि तत्व का जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष या सब शेल में प्रवेश करता है। अगर हम इस पूरे नक्शे पर एक नजर डालें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। वो क्या? पूरी आवर्त सारणी का लगभग 80% हिस्सा धातुओं यानी मेटल से भरा हुआ है, जो नक्शे के बाईं ओर और बीच में रहते हैं, और बिल्कुल दाईं ओर अधातुएं हैं यानी नॉन मेटल्स, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इन दोनों के बीच में एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन भी तो है। हाँ, वो जो जिगजैग लाइन है वो उपधातुओं या मेटेलॉइड्स की है, जैसे सिलिकॉन। ये धातु और अधातु के बीच एक पुल का काम करते हैं और इनमें दोनों के गुण होते हैं। हाँ, इसीलिए सिलिकॉन का इस्तेमाल हमारे कंप्यूटर और मोबाइल के चिप्स बनाने में होता है ना, क्योंकि वो एक अर्धचालक है। बिल्कुल। एक सेमीकंडक्टर है। चलिए इस नक्शे के सबसे बाईं ओर चलते हैं, यानी एस ब्लॉक की तरफ। यहाँ ग्रुप 1 और 2 हैं। जब मैं इनके बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे इनका व्यवहार बहुत ही हैरान करने वाला लगता है। हाँ, वो काफी अनोखे हैं। ग्रुप 1 को क्षारीय धातुएं या एल्कली मेटल्स कहा जाता है। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आते हैं। इनके पास सिर्फ एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है और नोट्स कहते हैं कि ये इतने प्रतिक्रियाशील हैं कि अगर सोडियम का एक टुकड़ा पानी में डाल दिया जाए तो उसमें विस्फोट हो जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण बहुत ही शानदार है। ब्रह्मांड का हर परमाणु ना स्थिरता चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। ग्रुप 1 के तत्वों के पास बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उसके ठीक नीचे वाली कक्षा पूरी तरह से भरी हुई और एकदम स्थिर है। इसलिए ये परमाणु चाहता है कि वो किसी भी तरह इस एक बाहरी इलेक्ट्रॉन से बस छुटकारा पा ले, ताकि अंदर की जो स्थिर कक्षा है वो बाहर आ जाए। तो क्या वो उस एक इलेक्ट्रॉन को फेंकने के लिए इतना उतावला है? बहुत ज्यादा उतावला है। इसी हताशा के कारण जैसे ही सोडियम पानी के संपर्क में आता है, वो अपने उस एक इलेक्ट्रॉन को इतनी तेजी और आक्रामकता से पानी के अणुओं पर फेंकता है कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा और गर्मी निकलती है। ओह, आई सी। हाँ, और इसी वजह से हमें वो आग या विस्फोट दिखाई देता है। कमाल है यार। और इसके ठीक बगल में ग्रुप 2 है, क्षारीय मृदा धातुएं यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनके पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। करेक्ट। इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, इसलिए इनकी जल्दबाजी या उतावलापन जो है वो ग्रुप 1 के मुकाबले थोड़ा कम होता है। तो ये पानी में तुरंत विस्फोट नहीं करते? नहीं, ये तुरंत विस्फोट नहीं करते, लेकिन ये भी काफी सक्रिय होते हैं। आपको पता होगा, मैग्नीशियम पौधों की हरी पत्तियों की क्लोरोफिल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कैल्शियम तो हमारी हड्डियों को मजबूत करता ही है। तो ये तो बाईं ओर के अति प्रतिक्रियाशील मोहल्ले की बात हो गई, जो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन दान करने या फेंकने के लिए बेचैन रहते हैं। अब हम टेबल के बीच वाले हिस्से में आते हैं, डी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ, संक्रमण तत्व। यहाँ लोहा, सोना, चांदी, तांबा जैसी भारी धातुएं हैं। नोट्स में एक बहुत भारी लाइन लिखी है कि इनकी कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं और ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। मुझे ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं बिल्कुल समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, चलिए इसे बहुत आसान बनाते हैं। हमने अभी देखा कि ग्रुप 1 हमेशा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देता है, ग्रुप 2 हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देता है। वो बहुत फिक्स है अपने आदतों में। हाँ, वो तो साफ है। लेकिन ये जो बीच वाले डी ब्लॉक के तत्व है ना, ये बहुत लचीले होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। लचीले कैसे? मतलब क्या करते हैं ये? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था का सीधा सा मतलब है कि कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर रहा है। ओके। डी ब्लॉक के तत्व हालात के हिसाब
हिसाब से कभी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो कभी 3 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहे को लीजिए, आयरन। आयरन। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो हल्के हरे रंग का यौगिक बनाता है, लेकिन जब वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो लाल भूरे रंग का हो जाता है, जिसे हम आम भाषा में जंग या रस्ट कहते हैं। ओह, तो ये बदल जाते हैं। बिल्कुल, इसी लचीलेपन के कारण ये तत्व प्रकाश को अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ही खूबसूरत रंगीन यौगिक बनाते हैं। हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है ना, उसका लाल रंग भी उसी में मौजूद लोहे के कारण ही है। अमेजिंग, ये तो बहुत ही शानदार विजुअल है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो टेबल में सबसे नीचे अलग से 2 लाइनों में रखा गया है, F ब्लॉक। हाँ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। मुझे लगता है एक्टिनाइड्स वो हैं जो रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे यूरेनियम। सही कहा आपने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन्हें मुख्य टेबल से बाहर निकालकर नीचे एक बेसमेंट में क्यों डाल दिया गया है? क्या ये इतने खतरनाक हैं इसलिए? नहीं, खतरनाक होना इसका मुख्य कारण बिल्कुल नहीं है। इसका असली कारण है इस टेबल का ढांचा या उसका आर्किटेक्चर। अगर आप F ब्लॉक को देखेंगी तो उसमें 28 तत्व हैं। अब सोचिए, अगर हम उन 28 तत्वों को मुख्य ग्रिड के बीच में D ब्लॉक के अंदर ठूसने की कोशिश करें तो क्या होगा? पूरी आवर्त सारणी बहुत ज्यादा चौड़े हो जाएगी, शायद एक पन्ने पर फिट ही नहीं होगी। सिर्फ पन्ने पर फिट होने की बात नहीं है। अगर हम उन्हें बीच में घुसा देंगे ना, तो टेबल के जो समूह हैं, जो समान व्यवहार वाले परिवार हैं, जो ऊपर से नीचे आते हैं, वो सब अपनी जगह से खिसक जाएंगे। ओह, वो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो गणित हमने इतनी मेहनत से ऊपर से नीचे तक सेट किया है, वो पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए गुणों की समानता और परिवारों को एक कतार में बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी था कि इन तत्वों को नीचे एक अलग बेसमेंट में रखा जाए। सच कहूं तो ये रसायन विज्ञान का एक मास्टर स्ट्रोक था। यार, ये तो बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। मतलब सब कुछ एक लॉजिक से जुड़ा है। चलिए, अब हम टेबल के एकदम दाईं ओर चलते हैं। यहाँ मोहल्लों का मिजाज एकदम ही अलग है। ग्रुप 17 और ग्रुप 18। बिल्कुल चरम पर हैं ये। पहले ग्रुप 18 की बात करते हैं। नोबल गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन। मुझे बताया गया है कि ये बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करते, ये सन्यासियों की तरह हैं। हाँ, रसायन विज्ञान में एक नियम है जिसे अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कहते हैं। हर परमाणु चाहता है कि उसकी सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। बस हीलियम एक अपवाद है जिसे सिर्फ 2 चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है परम शांति, परम स्थिरता। ग्रुप 18 की जो नोबल गैसें हैं ना, उनकी बाहरी कक्षा पहले से ही पूरी तरह से 8 इलेक्ट्रॉनों से भरी होती हैं। अच्छा, तो उनका पेट भरा हुआ है। एकदम। उन्हें इस ब्रह्मांड के किसी दूसरे तत्व से न कुछ लेना है न कुछ देना है। वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसीलिए जब शुरुआती वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए तो उन्हें ये गैसें मिली नहीं ना, क्योंकि ये किसी चीज के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। बिल्कुल, वो इतनी खामोश है कि उन्हें खोजना बहुत मुश्किल था। लेकिन इन शांत सन्यासियों के ठीक बगल में ग्रुप 17 में हैलोजेंस रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, और नोट्स कहते हैं कि ये इस टेबल के सबसे आक्रामक और खतरनाक तत्व हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हैलोजन के पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओहो, मतलब वो अष्टक पूरा करने से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दूर है। एकदम सही पकड़ा। वो अपनी मंजिल से सिर्फ 1 कदम दूर है, और यही बात उन्हें इतना आक्रामक बना देती है। वो किसी भी दूसरे तत्व से, खासकर उन धातुओं से जो बाईं तरफ हैं और अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, बस किसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेना चाहते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन का जो कनेक्शन है। हाँ, जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन फेंकता है और क्लोरीन उसे लपक लेता है, तो दोनों खुश हो जाते हैं और मिलकर नमक बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो हम रोज खाते हैं। फ्लोरीन तो इस पूरे समूह में सबसे तेज और भूखा है। ये तो एकदम परफेक्ट मैच मेकिंग हो गई यार। अब जब हम इस नक्शे के निवासियों तो समझ चुके हैं, तो हमें उन पैटर्न्स या ट्रेंड्स पर आना होगा जो किसी भी छात्र के लिए परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी है। पीरियोडिक ट्रेंड्स। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। मतलब जब हम इस ग्रिड पर ऊपर नीचे या दाएं बाएं जाते हैं तो परमाणु कैसे बदलता है? यहीं पर हम प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के जादुई कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए इसे एक एक करके सुलझाते हैं। पहला ट्रेंड है परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस, यानी परमाणु का आकार। अगर मैं एक समूह में ऊपर से नीचे जाती हूँ तो नोट्स कहते हैं कि आकार बढ़ता है। ये तो मुझे समझ आता है। ऊपर से नीचे जाने पर नए शेल्स जुड़ रहे हैं। जैसे हम एक के ऊपर एक जैकेट पहन रहे हो तो आकार बड़ा ही होगा। बिल्कुल सही लॉजिक है। लेकिन मुझे यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। नोट्स के अनुसार जब हम एक आवर्त में, एक पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ये कंफ्यूजन बहुत आम है।
मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना, यानी हम उसमें और प्रोटॉन डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। जब हम एक बैग में और ज्यादा सामान डालते हैं तो बैग को फूलना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वो सिकुड़ कैसे सकता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यही वो जगह है जहां अक्सर छात्र गलती करते हैं। बैग वाली एनालॉजी ना यहाँ काम नहीं करेगी। तो फिर क्या काम करेगा? इसे ऐसे समझिए, जब हम एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो हम नया शेल या नई कक्षा नहीं जोड़ रहे हैं। जो भी नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उसी बाहरी शेल में जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन लगातार बढ़ रहे हैं। यानी बीच वाला जो नाभिक है वो ज्यादा धनात्मक और ताकतवर होता जा रहा है। जी हाँ, नाभिक एक चुंबक की तरह है। जैसे जैसे उसमें प्रोटॉन बढ़ते हैं उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अच्छा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी बाहरी शेल में है, मतलब दूरी तो बड़ी नहीं है, वो जो महाशक्तिशाली नाभिक है वो उन सभी इलेक्ट्रॉनों को बहुत जोर से अपनी तरफ अंदर खींच लेता है। इस जबरदस्त खिंचाव के कारण पूरा परमाणु सिकुड़ जाता है, उसका आकार छोटा हो जाता है। अब दिमाग की बत्ती जली। आकार इसलिए छोटा नहीं होता कि उसमें से कुछ निकाला गया है, बल्कि इसलिए छोटा होता है क्योंकि अंदर का चुंबक ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और उसने सबको कसकर अपनी तरफ खींच लिया है। बिल्कुल सही समझे आप। और यही एक कॉन्सेप्ट बाकी के दोनों ट्रेंड्स को भी बहुत आसानी से समझाता है। दूसरा ट्रेंड है आयोनीकरण ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होता है? ये वो ऊर्जा है जो किसी परमाणु से उसके इलेक्ट्रॉन को छीनने या निकालने के लिए लगानी पड़ती है। तो अगर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु सिकुड़ रहा है और नाभिक ने इलेक्ट्रॉनों को बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। एकदम सही। इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। हीलियम को देखिए, वो दाईं ओर सबसे ऊपर है। वो बहुत छोटा है और उसके नाभिक की पकड़ इतनी मजबूत है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मुश्किल काम है। मतलब उसकी आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है। हाँ। और अगर हम ऊपर से नीचे आए? ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बड़ा हो रहा है नए शेल्स के कारण। बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर हो जाते होंगे। तो दूरी बढ़ने के कारण नाभिक की पकड़ कमजोर हो जाती होगी। बिल्कुल। इसलिए बड़े आकार वाले परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, ऊर्जा कम लगती है। वाह, ये तो एक पूरी चेन बन गई, सब कुछ कनेक्टेड है। और तीसरा ट्रेंड है विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। हाँ, और अब आप खुद सोचिए, इस रस्साकशी का चैंपियन कौन होगा? वही जिसके नाभिक में जबरदस्त खिंचाव है और जिसका आकार सबसे छोटा है। फ्लोरीन। वो दाईं ओर है, बहुत छोटा है और उसका नाभिक बहुत ताकतवर है। इसीलिए वो किसी भी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को पूरी ताकत से खींच लेता है। बिल्कुल। नोबल गैसों को तो छोड़ ही दें, क्योंकि वो लेन देन करती नहीं। तो फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। देखा आपने ये सब कैसे आपस में जुड़ा हुआ है? ये बहुत ही बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था। अब हम आज की चर्चा के अंतिम और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं। मैजिक नंबर्स। हाँ, नोट्स में एक मास्टर कोड का जिक्र है जिसे मैजिक नंबर्स कहा गया है। ये बताता है कि हर आवर्त में तत्वों की संख्या 2, 8, 8, 18, 18, 32 के क्रम में चलती है। ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गणितीय सूत्र है, 2n²। 2n² ये क्या फंडा है? ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि रसायन विज्ञान कोई अस्तव्यस्त और रैंडम विज्ञान नहीं है, बल्कि ये भौतिकी और गणित के अत्यंत सटीक और सुंदर नियमों से बंधा हुआ है। तो ये फॉर्मूला आता कहाँ से? ये 2n² फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स से आता है और ये तय करता है कि किसी भी शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें n का मतलब क्या है? n का मतलब है मुख्य शेल या कक्षा का नंबर। चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम पहले शेल की बात करें, यानी n = 1, तो फॉर्मूले में n की जगह 1 रखिए। 1 का स्क्वायर हुआ 1 और उसे 2 से गुणा कीजिए। 2 × 1 2 हुआ। बिल्कुल। इसीलिए पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब n की जगह 2 रखिए। 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। और इसीलिए दूसरे आवर्त में ठीक 8 तत्व हैं। ये 2n² का फॉर्मूला ना उस जादुई धड़कन की तरह है जो ये तय कर रहा है कि इस ब्रह्मांड का हर परमाणु कैसे आकार लेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और पीरियोडिक टेबल का हर पीरियड कितना लंबा होगा। मतलब ये सब कुछ एक गणितीय लय में बंधा है। जी हाँ। यार, ये वाकई में दिमाग को चकरा देने वाली बात है। मतलब लिटरली माइंड ब्लोइंग है कि जिस दुनिया को हम इतना बेतरतीब और रैंडम समझते हैं, वो असल में एक बहुत ही सख्त गणितीय कोड का पालन कर रही है। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। चलिए अब आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या
वो पक्की नींव है जिस पर ये पूरा शहर बसा है। हमने आवर्तों की सीमाओं और समूहों के परिवारों को समझा, जहां संयोजी इलेक्ट्रॉन तय करते हैं कि कौन किससे दोस्ती करेगा। हमने एस ब्लॉक के उन बेचैन तत्वों को देखा जो पानी में आग लगा देते हैं, और पी ब्लॉक के उन शांत नोबल गैसों को देखा जो सन्यासियों की तरह बैठे हैं। बिल्कुल। हमने डी ब्लॉक के रंगीन यौगिकों और एफ ब्लॉक के रेडियोधर्मी बेसमेंट को भी समझा। और सबसे जरूरी बात, हमने जाना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे परमाणु के सिकुड़ने और इलेक्ट्रॉनों की रस्साकशी का फैसला करता है। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि आवर्त सारणी को देखकर डरने या उसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसके हर तत्व की जगह, उसका व्यवहार और उसके गुण एक बहुत ही तार्किक व्यवस्था का हिस्सा हैं। अगर आप 2n² फॉर्मूला और परमाणु क्रमांक के खेल को समझ लेते हैं ना, तो रसायन विज्ञान आपके लिए एक खुली किताब बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये महज एक चार्ट नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। और इसी ब्लूप्रिंट को देखते हुए आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सभी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। वो क्या? सोचिए, अगर 2n² ही प्रकृति का अंतिम नियम है और हमारे वैज्ञानिक आज भी बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में कणों को आपस में टकराकर नए नए और भारी तत्वों का निर्माण कर रहे हैं। सुपर हेवी एलिमेंट्स। हाँ, तो क्या होगा अगर भविष्य में इंसान ऐसे नए सुपर हेवी तत्वों की खोज कर ले जिनके लिए इस वर्तमान टेबल में जगह ही ना हो, जिनके लिए हमें n=8 या n=9 शेल की जरूरत पड़े? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या तब भी हमारे ये जादुई नंबर उनका साथ देंगे और एक नया जी ब्लॉक सामने आएगा, या फिर उन अति भारी तत्वों के अकल्पनीय दबाव और क्वांटम दुनिया की अजीबोगरीब हरकत